हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित यह चौथा प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। इसमें हम लोग जो है 20 साइंस के प्रश्न, 10 रीजनिंग के प्रश्न और 20 जो है सोशल साइंस के प्रश्न देखेंगे। जो परीक्षा में इस पैटर्न पे प्रश्न बनेंगे तो हमसे छूटने नहीं चाहिए, ताकि एक सरकारी कॉलेज हमें मिल सके। सवाल है हमारे स्क्रीन पर पहला हम साइंस का पोर्शन है हमारे स्क्रीन पर कि बल गुणनफल है। बल किसका और किसका गुणनफल होता है? तो जब आप न्यूटन का दूसरा गति नियम पढ़ते हैं तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से जो हमें प्राप्त होता है राशि, वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू ma इक्वेशन याद होगा आपको। तो यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, अर्थात पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है बल की परिभाषा? तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन का दूसरा गति नियम के अनुसार क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से जी की ओर जाते हैं तो ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो है दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो यदि वस्तु का वेग यानी उसकी वेलोसिटी को को 2v कर दिया जाए तब क्या होगा? तो यदि हम किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर देते हैं तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाता है, क्योंकि और उसके गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुनी हो जाएगी, या फिर उपयुक्त दोनों। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो है जब वेग दुगुना होगा 2v होगा तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। तो v का मान दुगुना हो गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि अगर हम किसी वस्तु के वेग को अगर हम दुगुना करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। यानी 4 गुना अगर वेग को करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगा। और अगर हम वेग को जो है 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? mv² है, तो जितना गुना बढ़ेगा उसका स्क्वायर में जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी अंग्रेजी में, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है। केवल परिमाण हो तो अदिश राशि होता है। जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ये सब में केवल परिमाण है, क्योंकि लंबाई में कितना मीटर होगा लंबा वो पता चलेगा, समय से कितना समय हुआ वो पता चलेगा, कितना देर लगा 1 घंटा 2 घंटा, द्रव्यमान से उसके वजन का पता चलेगा। लेकिन अगर वेग की बात करेंगे तो वेग में दिशा और परिमाण दोनों हैं, कितना मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वो चल रही है और किस दिशा में, तो अर्थात वेग जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति का नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। तो इस प्रकार ये हो गया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें जो ये मिलता है वो जड़त्व के नियम का सिद्धांत मिलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया का पता चलता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है छठा कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? जी हाँ, चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी। तो अगर हम इसमें एक एक को बहुत ध्यान से देखना होगा। जो गोली चली हुई है तो गोली में गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि वो गति में है,
खींचा हुआ धनुष, जब तक धनुष चलेगा नहीं, बाण उससे निकलेगा नहीं, तब तक उस बाण में गतिज ऊर्जा नहीं आएगी। और उसी प्रकार चलता हथौड़ा, तो हथौड़ा जब चलेगा तो गतिज ऊर्जा रहेगी। बहता हुआ पानी, पानी बहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी। यानी जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है कि जो खींचा हुआ धनुष है वो स्थिर है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ना कि उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सवाल अगला है कि द्रव की बूंद की आकृति गोल होने का कारण क्या है। हम लोग देखते हैं कि बारिश में जो बारिश की बूंदें होती है वो गोल होती है, और ऐसे भी जब हम लोग किसी ये से अगर दवा हो या पानी या किसी भी द्रव को अगर हम लोग नीचे ढालने की कोशिश करते हैं तो वो बूंद के शक्ल में अगर आता है तो गोल बूंद होता है। तो वो गोलाकार क्यों होता है, तो इसका कारण है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो पृष्ठीय तनाव की वजह से गोल होता है। सवाल 8वां है हमारे स्क्रीन पर कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी 3 जो है उस ऊष्मा के अन्य मात्रक हैं। तो ऊष्मा का तो वैसे मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊष्मा को कैलोरी और किलो कैलोरी में भी मापा जाता है। तो अब बचा क्या, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस जो है यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बल्कि यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है, इसलिए यही सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। डिग्री सेल्सियस में जो है ताप को मापते हैं। हालांकि डिग्री सेल्सियस ताप का अन्य मात्रकों में से है। जो ताप का एसआई मात्रक है वो केल्विन है। क्या है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, याद रखिएगा। और डिग्री सेल्सियस में भी ताप को मापा जाता है। और हम लोग के शरीर का तापमान मापना हो तो किस में मापते हैं, तो उसको जनरली फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। थर्मामीटर में जो पावर होता है वो फ़ारेनहाइट में व्यक्त करता है। तो इस प्रकार ये 8वां का ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। दोस्तों, हम आपको इस प्रकार के प्रश्न लाते हैं और उसका व्याख्या ऐसे बताते हैं ताकि आपका कोई भी इससे रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न आए तो वो नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अपना एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल नंबर 9वां है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। प्रकाश का सबसे अधिकतम जो वेग है वह निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, और सबसे जो कम वेग है वह ठोस में होता है। तो यहाँ पर ठोस में भी 2 ऑप्शन है, कांच और हीरे। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम वेग का प्रश्न है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और इसको लाख में बदलना है तो 3 × 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद जो है ये सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे न्यूनतम जो है, सबसे न्यूनतम वो हीरे में होता है, क्योंकि हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है, इसलिए इसमें सबसे न्यूनतम इसका में प्रकाश की चाल होती है। और न्यूनतम प्रकाश की चाल होने के कारण ही हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 10 है कि सोनार का प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः किस प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार के जरिए जो है नौ संचालकों को सोनार से जो है मदद मिलता है कि पानी के अंदर, यानी समंदर में जब वो चलते हैं तो पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई बड़ा सा पत्थर या कोई ऐसा वस्तु तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए नौसंचालक जो है सोनार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। इनमें से कौन सा तत्व जो है वो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में कार्बन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 इनमें से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर भी द्रव में बदल जाती है। इनमें से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जी, 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हुआ यह भी आएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड भी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। सवाल नंबर 14 है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है।
तो जो मौसमी गुब्बारे होते हैं उनमें प्रायः जो है ये निष्क्रिय गैस और प्रायः उसमें हीलियम भरे जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो लिखने का काम सल्फ्यूरिक अम्ल से बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का काम लिया जाता है। सवाल नंबर 16 है कि सभी सजीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी सजीव यौगिक में जनरली जो है कार्बन उपस्थित ही रहते हैं सभी के शरीर में। वैसे ऑक्सीजन भी मूल तत्व में से ही है, लेकिन कार्बन सभी सजीव यौगिक के ये में मौजूद रहते हैं। सवाल नंबर 17 है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे कहा जाता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 है कि तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्व का अगर वर्गीकरण को हम लोग याद करें तो तत्व का सबको पहले जब वर्गीकरण की बात आई धातु अधातु या अन्य आधार पर लोग बांटा। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले डोब्रेनर महोदय ने तत्व का वर्गीकरण किया था, अपना त्रिक नियम दिया था। डोब्रेनर का त्रिक नियम बहुत फेमस हुआ कि 3 तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रमांक में सजाया जाए तो जो बीच वाले तत्व होंगे उनका परमाणु द्रव्यमान शेष जो दोनों तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होंगे। तो ये डोब्रेनर महोदय का था, यानी इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला 19 है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातु जो तत्व हैं वह प्रायः विद्युत के धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि जो धातु तत्व होते हैं जनरली उनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देते हैं और त्याग करके विद्युत धनात्मक तत्व बन जाते हैं। इसलिए धातु को प्रायः विद्युत धनात्मक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 20 है कि इनमें से कौन सी सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अब कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। हमें उस विकल्प का चयन करना है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये ABCD जो हमारे पास 4 विकल्प है उसमें से कौन नहीं है, आप भी हमसे पहले बना करके उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर देखिए तो यहाँ J जो है, J से 2 अंक पहले H की स्थिति है, यानी 1 माइनस जब करते हैं तो एक पहले I आता है, I के बाद जो है H आता है और उसके 2 अंक के बाद J के 2 अंक के बाद L आता है। उसी प्रकार D से 2 अंक पहले, यानी D से पहले C, उससे पहले B है और फिर 2 अंक के बाद E के बाद F है। उसी प्रकार P से 2 अंक पहले, यानी P से पहले O और O से पहले N है और फिर उसके 2 अंक के बाद P के 2 अंक के बाद R है। तो ये तीनों आपस में इस प्रकार समान है, लेकिन T भी X जो है यह आपस में समान नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार जो है तीसरा पद जो है वो किससे, इन चारों ऑप्शंस में से किससे संबंधित होगा। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो अंग्रेजी के पूरे वर्णमाला में कुल 26 वर्ण है, यानी ABCD से लेकर के Z तक कुल 26 वर्ण है। उसमें जो V की स्थिति है वही पीछे से जो V की स्थिति है, यानी अगर माइनस करें तो Z, Y, X, W, तब V की स्थिति 5वां नंबर पर आती है और शुरू से ABCD E की स्थिति 5वां नंबर पर आती है। तो ये अंतिम से 5वां है तो उसके जगह पर जो शुरू से 5वां है उस अक्षर को लिया गया है। D अंतिम से चौथा है तो उसके जगह पे जो D शुरू से चौथा है तो उसकी जगह पर जो अंतिम से चौथा है उसको लिया गया। उसी प्रकार X जो है वह शुरू से अंतिम से तीसरा है तो उसकी जगह पर शुरू से तीसरा वाला को लिया गया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं
कि डब्लू बी क्यू में कौन होगा, तो इस हिसाब से डब्लू के लिए डी हो जाएगा, बी के लिए लास्ट से दूसरा वाई हो जाएगा, और क्यू की जो पोजीशन है उस हिसाब से जब देखेंगे तो फिर उसके लिए जे हो जाएगा। यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक कागज को 6 बार मोड़ा जाए तो कितने हिस्सों में बटेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि एक कागज है, इसको अगर हम लोग 6 बार मोड़े तो कितना हिस्सा में बटेगा। इस कागज को मान लिया यहाँ से हम एक बार मोड़ते हैं तो 2 हिस्सा, अगर दोबारा मोड़े तो 4 हिस्सा, 3 बार मोड़े तो इस प्रकार उस कागज को हम लोग को कितना बार मोड़ना है, 6 बार मोड़ना है। तो 6 बार मोड़ने में कुल कितने हिस्से होंगे, इस तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करेंगे 2 का पावर 6, तो 2 गुने 2 गुने 2 फिर गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का पावर 6 कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी अगर हम एक कागज को 6 बार मोड़ेंगे तो कुल उसका 64 टुकड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बॉक्स में 5 लाल, 4 नीला और 6 हरा गेंद है, तो बिना देखे एक गेंद को निकालने पर किस रंग के गेंद निकलने की संभावना सबसे अधिक है। यह मैथमेटिक्स में प्रायिकता का समझिए चैप्टर्स है कि इसमें कुल गेंद कितना हो गया, 5, 4, 9, 6, 15, कुल गेंदों की संख्या हो गई 15। अब इसमें से एक गेंद को हमें बिना देखे निकालना है, तो जो गेंद निकलेगा वह गेंद जो है किस रंग के गेंद को निकलने की अधिक संभावना है। तो मान लीजिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, लाल गेंद 5 है तो लाल गेंद के निकलने की संभावना हो गई 5/15। नीला गेंद 4 है तो उसके निकलने की संभावना हो गई 4/15। नीला के रेड का हो गया ये, और जो हरा गेंद है ग्रीन ये है 6, तो इसका हो गया 6/15। तो यानी इसमें जो संभावना हो गया वो सबसे अधिक जो संभावना हुआ वो हरा गेंद के निकलने का हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। स्वाभाविक है कि जो हरा गेंद की संख्या अधिक है तो वही गेंद के निकलने की संभावना अधिक होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है कि x और y की उम्र का अनुपात 3:4 है और y की उम्र कह रहा है कि 24 साल है, तो x की उम्र हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या प्रश्न कह रहा है कि x और y की जो उम्र का अनुपात है वो 3:4 है, यानी x/y बराबर 3/4 है। और अगर y की वैल्यू 24 है तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x/24 बराबर 3/4। तो इस हिसाब से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 4x बराबर 24 तिया 72, यानी x बराबर 72/4, x बराबर 72/4 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमें ये कितना 18, यानी 5वां का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्यों, किस प्रकार हम इसे हल किए हैं, तो ध्यान से देखिए। हल किए हैं कि यहाँ पर x/y यानी x और y का अनुपात x/y है 3/4। आगे प्रश्न कह रहा है कि x की उम्र हमको ज्ञात करनी है, y की उम्र 24 साल दिया, यानी x/y बराबर हो गया x/y अब 24, चूँकि y का मान 24 है, बराबर 3/4 तो रहेगा ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 4x बराबर आ गया 24 तिहाई 72। तो x बराबर जब हम करेंगे तो क्या होगा 72/4, फिर इसको हम लोग काट के वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक परिवार में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उनकी उम्र के बीच का अंतर 2 वर्ष है। सभी लोग के उम्र के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष का है। तो जो सबसे छोटे बच्चे की उम्र है वह 6 वर्ष है। तो बताइए कि परिवार के सबसे जो बड़े सदस्य हैं उनकी उम्र कितनी वर्ष होगी। कुल सदस्य 6 हैं, प्रत्येक में अंतर 2 वर्ष का है। सबसे जो छोटा है वो कितना है, मतलब सबसे जो छोटा है वो 6 साल का है, तो उससे जो बड़ा होगा वो 8 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 10 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 12 होगा, उससे जो बड़ा होगा वो 14 होगा और उससे जो बड़ा होगा वो 16 साल की उम्र का होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। प्रश्न आसान ही होते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जाएगा
कि आप प्रश्न को गलती कर सके, रीजनिंग इसी वजह से पूछा ही जाता है। तो आप जब इस वीडियो से तैयारी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग के आने वाले प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। और साथ ही साथ हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप आसानी से आप तक पहुँचे। हम अगले प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, जितने भी बिल्ली हैं वो सभी के सभी जानवर हैं, कुछ जानवर काले हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी जितनी भी बिल्लियां हैं वो सभी की सभी बिल्ली जानवर है, सभी बिल्ली जानवर है। तो यहाँ पर जानवर जो है वो सभी बिल्ली है, और कुछ बिल्ली जो है वो कुछ जानवर जो है वह काले हैं, यानी सभी जानवर काला नहीं है। तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा आया, जो बिल्ली सभी बिल्ली जानवर है और कुछ जानवर काले हैं, तो इस हिसाब से ये जो बीच में हिस्सा आया कि कुछ बिल्ली जो होगी वो काली होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7वां का कौन सही हो जाएगा, सी, के कुछ जानवर जो है वह बिल्ली है, बाकी क्या हो जाएगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कुछ बिल्ली जो है काले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्योंकि सभी बिल्ली जो है वो जानवर है और कुछ जानवर काला है, तो जितनी भी बिल्ली है वो जानवर हो गया, और जानवर कुछ काला है तो कुछ बिल्ली भी काली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस श्रृंखला में अगला शब्द कौन सा होगा। तो इस श्रृंखला में हमें शब्द को खोजना है। आप भी खोज करके हमसे पहले उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं 2, 6, 12 और 20 में। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस दोनों के बीच जो अंतर है वो 4 का अंतर है, और 6, 12 के बीच जो अंतर है वो 6 का अंतर है, और 12, 20 के बीच जो अंतर है वो 8 का अंतर है। यानी इस प्रकार सम संख्या का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से अगला जो अंतर हो जाएगा वो +10 का अंतर होगा। तो 20 में यदि अगर हम लोग +10 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 20 + 10 30 आंसर आएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर जो होगा वो 30 ऑप्शन नंबर ए के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 9वां कि यदि सभी पंखे ताजे हैं और कुछ ताजे चीज़ें गर्म हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। सभी पंखे ताजे हैं, तो जो पंखा है वो ताज़ा है, और जितने भी कुछ ताज़ा चीज़ गर्म है, सभी ताज़ा चीज़ गर्म नहीं है, कुछ ताज़ा चीज़ गर्म है। तो इस हिसाब से क्या आंसर कूट में सही होगा। कुछ पंखे गर्म है, सभी पंखे गर्म होते हैं, तो सभी पंखा तो ताज़ा है, लेकिन सभी ताज़ा गर्म है नहीं, तो ये कथन होगा नहीं। सभी गर्म चीज़ पंखे हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कह रहा है कि कुछ ताज़ा गर्म है, तो सभी ताज़े चीज़ पंखे हैं, यह भी सभी पंखे ताज़े हैं, सभी ताज़ा चीज़ पंखा नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही कूट हो जाएगा कि कुछ पंखा जो है वह गर्म है। क्यों? क्योंकि जितना भी पंखा है वो ताज़ा है, और जो कुछ ताज़ा चीज़ है वो गर्म है। तो ये बीच का जो हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा सही उत्तर होगा कि कुछ जो पंखे हैं वह गर्म हैं। 9वां का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10 है कि 15% का 60% क्या होता है। 15% का 60% मैथमेटिकली सवाल है, इसको हम हल करेंगे। 15% का चिन्ह हटाएंगे बाई 100, और फिर 60% निकालना है तो 60/100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल। फिर यहाँ पर हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर 2 से काट दीजिए 3 मरतबे, तो यानी 9/100। तो फिर यहाँ पर 100 को अगर हमको हटाना है तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटा, नीचे में 100 सटा, ये हम लोग को याद रखना है, नीचे हम लोग 100 लगाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा कि 15% का 60% जो होगा वो 9% होगा। याद रखिएगा। कैसे हल किए एक बार और हल करके आपको हम बता देते हैं ताकि कन्फ्यूज आप नहीं हो। 15% प्रतिशत का चिन्ह हटाए बाई 100 किए, का है का अर्थ होगा गुना, तो हम लोग बीच में मल्टीप्लाई का साइन किए दिए, फिर 60, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाए बटा में 100 दिए, 0 से 0 कैंसिल किए, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15 इसे काटे, 2 एकाई 2, 2 तिहाई 6 इसे काटे, मल्टीप्लाई किए गुना, 3 तिहाई 9 बटा 100। तो अब यहाँ पे हम लोग 100 क्या है कि यहाँ पर फिर जो है 3 तिहाई 9/100 है, तो इसको हम लोग प्रतिशत का चिन्ह रहने देंगे। तो ये 3 तिहाई 9, तो 9% हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हम लोग 15% को 15% रहने दें। अलग अलग तरीक़ों से हल कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और 60/100
100 कर दें तो यहाँ से भी हमें 9% हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 10 से 10 कैंसिल और यहाँ पे 2 3 मतलब 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9% रह गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हर स्थिति में हमारा उत्तर के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग की परिधि अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग उस चित्र को कहा जाता है जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो परिधि कहिए या फिर परिमाप कहिए, एक ही बात है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने ए यानी भुजा। तो 4 गुने ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, बराबर 40 है। तो ए बराबर 40/4 यानी एक भुजा आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा हो गई। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल परिधि अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 7, 14, 28 और 56 की अगली संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूज करेंगे आपको, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। 7 का दुगुना 14 हुआ, 14 का दुगुना 28 है, 28 का दुगुना 56 है। इस प्रकार अगला जो इसमें श्रृंखला ये प्लस के स्थान पर आएगा वो सब में 2 से बीच में, यहाँ पर 2 से हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 56 × 2, 56 गुने 2 तो 112, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्योंकि हर जगह 2 गुना हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, तो सी उत्तर सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक बगीचे में 15 सेब और 25 संतरे हैं। एक फल को यादृच्छया निकाला गया, चुने जाने पर सेब के चुने जाने की क्या संभावना है। तो सेब कितना है 15, संतरा कितना है 25, कुल फल कितना हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कुल फल। तो कुल फल हो गया 25 + 15 + 25 यानी 40। फलों की कुल संख्या कितनी हो गई, 40। कह रहा है कि यादृच्छया रूप से यानी अचानक से हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक फल को चुनेंगे, तो ये क्या कैसे मालूम चलेगा कि वो फल की जो मतलब क्या संभावना है कि वो फल सेब होगी। तो ये जो संभावना निकलेगा वह निकलेगा कि सेब के लिए सेब की संख्या 15 बटा कुल फल जो कि 40। तो काट देंगे हम लोग, 5 × 15 5 × 40 यानी 3/8 जो है इसकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि 3/8 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 8, 15, 23 और 32 की अगली संख्या कौन सी है जी। ध्यान से देखिएगा, 8, 15, 23, 32। तो 8 से 15 के बीच 7 का गैप है, 15 से 23 के बीच कितना गैप है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 9 का गैप है। और फिर 23 से 32 के बीच कितना का गैप है, तो 23 से 32 के बीच जो है 15 से 23 के बीच 9 नहीं बल्कि 8 का गैप है, और यहाँ पर फिर 23 से 32 के बीच 9 का गैप है, यानी हर एक अंक बढ़ते हुआ गैप बन रहा है। तो इस हिसाब से अगला जो 32 के बाद जो गैप बनेगा वो 10 का अंक जुटेगा। तो 10 अंक जुटने के बाद 32 और 10 42, यानी सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो 32 + 10 42 के रूप में आंसर जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि x का 20% बराबर 30 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या प्रश्न कह रहा है कि x का 20% 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x लिखेंगे हम लोग इसको कैसे, x का मतलब गुना 20%, तो 20/100 बराबर 30। तो x का 20% 30 हो गया, कैंसिल हो गया। 2x बराबर 3 दूना 100 हो गया, तो x बराबर 300/2। तो इस प्रकार आंसर आ गया 150, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना गया। किसका, 15वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लोग हैं और यदि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाया तो कुल हाथों की संख्या कितनी हुई। कंफ्यूज नहीं होना है, एक में
कितने हैं विद्यार्थी, सॉरी कितने लोग हैं, 30 लोग हैं एक कक्ष में, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक से हाथ मिलाता है, यानी एक आदमी 14 अन्य लोगों से हाथ मिलाएगा तो वह कितने लोगों से, कुल कितने लोगों से हाथ मिला पाएगा, यानी हाथ मिलाने की संख्या 14 से मिलाया, फिर दूसरा 14 से मिलाएगा तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है सिंपल कि n इंटू एन माइनस 1/2 पे हम लोग रखेंगे, यानी 30 इंटू 30 माइनस 1/2, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 15 गुने 29, यानी जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 435। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रश्न 4, 9, 16, 25, 36 का अगला जो स्थान होगा वह कौन सी संख्या इसका अगला स्थान लेगी। तो यहाँ ध्यान से अगर हम लोग प्रश्न देखें, दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमसे पहले मैं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइए, और आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को अपने से हल किया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए 2 का 4 जो है तो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो स्वाभाविक है कि नेक्स्ट ये 2 3 4 5 6 के बाद जो अगली संख्या होगी वो यहाँ पर आएगी। अगली संख्या होगी 7, उसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 49, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि प्रश्न 18 है कि प्रश्न ये कह रहा है कि 3 7 13 और 21 की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, 3 है 7 है फिर 13 है और 21 है, उसकी अगली संख्या क्या होगी। इस दोनों के बीच 4 ऐड है, इस दोनों के बीच 6 ऐड है और इस दोनों के बीच 8 ऐड है, तो यानी 2 2 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 8 के बाद 10 यानी 21 के बाद 10 ऐड करेंगे, 21 10 31, ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। क्योंकि रीजनिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर उसी में छिपा होता है, जब हम उस प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो वो प्रश्न का उत्तर हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी अंक के 25% का मान 40 है तो उस अंक के 10% का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी भी अंक के 25%, मान लीजिए x का जो 25% है यह 40 है तो उसका 10% क्या होगा। तो x को x रहने देंगे, 25 बाई परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा में 100 आएगा बराबर 40, 25 चौका 100, यानी x बराबर हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 चौका 16, 160 हो गया। x का मान 160 हुआ तो हमको 160 का क्या निकालना है 10%, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 देंगे तो 00 से 00 कैंसिल, बचा कितना 16। तो जिस संख्या का 25% 40 है उसी संख्या का जो 10% होगा वो 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20, कह रहा है कि एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है और फिर 4 जोड़ा जाता है तो परिणाम 20 हो जाता है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्या कर रहा है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, उसको 8 से विभाजित किए तो 8 से भी भाग दे दिए, फिर उसमें हम लोग 4 जोड़ दिए, अब इसका जो मान आया वो हो गया 20, तो वह संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x बाई 8 बराबर 20, और इस 4 को इधर ले आइए तो -4, तो x बाई 8 बराबर हो गया 20 में से 4 घटा 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x बराबर 16 में 8 से गुना होगा 128, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर उसको ये दोनों को पहले इधर ही जोड़ के हम लोग बना लेंगे। तो किसी भी प्रकार से रीजनिंग में जो है हमें मेथड नहीं देखना होता है, वहाँ हमें आंसर सही करना होता है। तो चूंकि रीजनिंग में आप पीछे देखे होइएगा किसी भी प्रकार का गैप बना करके प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार रीजनिंग के जो हम सेट आपको अल्टरनेट करके प्रोवाइड करते हैं, जो हम पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम लोग ग्लोब के हिसाब से देखें तो ग्लोब में जो इस प्रकार का ग्लोब है हमारा, आधा हिस्सा जो 0 डिग्री अक्षांश है विषुववृत्त कहलाता है, उससे ऊपर के गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी प्रकार जो ये है इसके ग्लोब को अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में बांटे तो जो दाहिने साइड का हिस्सा है
वह पूर्वी गोलार्ध और बाएं साइड का हिस्सा जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत की जो स्थिति है वह इस प्रकार यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के 37 डिग्री 4 तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर इधर 68 डिग्री से शुरू होकर के 97 डिग्री तक जाता है पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के बीच स्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। जी हाँ, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु अगर मुख्य भूमि से कहा जाए तो यह तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, जिसे हम कैप कैमोरिन के नाम से जानते हैं, तो ये मुख्य बिंदु से दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी मुख्य भूमि से। लेकिन अगर भारत का हम दक्षिणतम नोक कहें या सबसे दक्षिणी बिंदु कहें, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित। तो अर्थात हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर अभी लद्दाख में स्थित है। उसी प्रकार जो है भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुजरात में स्थित है, और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कैबेथू, वह स्थित है कहाँ? वह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा है कि डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। दोस्तों, डुरंड लाइन जो है यह अभी आधुनिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हालांकि डुरंड लाइन अंग्रेजों ने खींचा था, उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था, यानी पाकिस्तान कोई अस्तित्व में नहीं था। तो डुरंड लाइन खींच करके भारत को अफगानिस्तान के क्षेत्र को अलग किया गया था। तो भारत और अफगानिस्तान भी कहा जाता है बहुत सारे ऑप्शंस में, लेकिन आधुनिक रूप से डुरंड लाइन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा पर स्थित है। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हम उम्मीद करेंगे कि यह आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल है कि इसका आगे अगर हम लोग देखें इसी में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, तथा भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वह हम अभी पिछले प्रश्नों में डिस्कस कर रहे थे, तो आपको बताए हैं कि वह गुजरात राज्य में स्थित है। गौमुख गुजरात राज्य में जो स्थित है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर बिंदु है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत देशांतरीय रूप से भी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार भारत में जो समय का अंतराल होगा वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 30 डिग्री है। तो 3 चौका 12, चूँकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, अर्थात 120 मिनट का समय अंतराल हो जाएगा। तो यो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सुबह होगी, गुजरात में 2 घंटा लेट शाम होगा, क्योंकि जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का समय जो है 2 घंटा की देरी होगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर भारत चूँकि अपना मानक समय जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज शहर के पास से होकर के गुजरती है, को माना है। अर्थात 82.5 डिग्री के हिसाब से भारत का जो समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। जी हाँ, गुजरात है, झारखंड है, असम है, मिजोरम है। तो यहाँ पर असम राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ हम लोग याद रखेंगे आसानी से। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, इस प्रकार जो है कुल 8 राज्य हैं। यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। जी हाँ, तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आर्यों ने जो भारत में प्रवेश किया था वह खैबर दर्रा से होकर के प्रवेश किया था। दर्रा कहते हैं कि दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बने पतले रास्ते, इधर फिर पहाड़ हो इधर पहाड़ हो, लेकिन इस बीच में एक पतला सा ये रास्ता जो निकल रहा है यह दर्रा के रूप में जाना जाएगा। तो दो पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रूप से बने रास्ते होते हैं उसे दर्रा के नाम से जानते हैं। खैबर दर्रा से होकर के आर्य लोग भारत आए थे। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पिपली घाट दर्रा जो है वह स्थित नहीं है। बाकी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा जो है यह स्थित है, अर्थात ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, पहले तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो उस रूप में जो है श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी। अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में आ गया है, उसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ही है, और फिर लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से, अब हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का कार्य करती है कौन, तो जोजिला दर्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। जी हाँ, पाल घाट दर्रा जो है यह दो राज्यों को जोड़ता है। उसी प्रकार जो है थाल घाट और भोर घाट दर्रा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जब आप बिहार के गवर्नमेंट का जो किताब है उसका अध्ययन करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नाथुला की शहर, जो किताब हमारा जो पर्यावरण और हम क्लास 5वां में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से भी आप इसका उत्तर आसानी से निकाल के कर सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन 10वां का सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 10 प्रश्नों को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं, जो कि 10 ज्योग्राफी के प्रश्न थे। अगला प्रश्न हमारा इतिहास से संबंधित है। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की जो उपाधि है यह किसको दिया गया था, यह CR दास यानी चितरंजन दास को दिया गया था। चितरंजन दास ने ही जो है चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं, और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित कर दिया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन को अचानक से बीच में रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा चौरी में हिंसक घटनाएं हुई थी, और इसी कारण जो है इसको स्थगित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी से लोग जो है नाराज थे, और CR दास ने जो है इसी नाराजगी की वजह से अलग स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है कि जनरल माइक ओ डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाए थे, जनरल माइक ओ डायर, इसकी हत्या किसने की थी। तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में, किस वर्ष आया। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है अस्तित्व में 1925। जी हाँ, ऑप्शन डी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, सवाल नंबर 15 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो स्वराज हम अभी पिछले प्रश्न में इसको डिस्कस किए हैं कि जब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को 1922 में रोक दिया था तो इससे लोग नाराज हुए और लोगों ने मिलकर के यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने मिलकर के 1923 में ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अध्यक्ष के रूप में चित्तरंजन दास जाने जाते हैं और सचिव के रूप में मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे वो जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, पुस्तक है अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर इंडिया विंस फ्रीडम या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज। तो यह इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम, सॉरी माफी चाहता हूँ, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम और दोनों नाम सेम आने के कारण जो है तो ये कौन लिखे थे, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के अंग की बात अगर की जाएगी तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, अर्थात 2 अंग है। तो अगर 2 अंग आप कहते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपका उत्तर 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संसद के 3 अंग है। एक है लोकसभा जिसको निचला सदन कहते हैं, दूसरा है राज्यसभा जिसको ऊपरी सदन कहते हैं, और तीसरा है महामहिम राष्ट्रपति। तो कोई भी जो विधेयक है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद फिर वो जो है एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संसद के कुल 3 अंग है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें जनता डायरेक्ट चुन करके भेजती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा को 5 वर्ष में एक बार भंग होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 साल होना चाहिए और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता खत्म होती है, फिर नए सदस्य उस पर अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता डायरेक्ट उन्हें वोट नहीं देते हैं, जनता के प्रतिनिधि उन्हें वोट करते हैं, चुन करके फिर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि संसद में कितने सत्र होते हैं। तो संसद की जब कार्यवाही चलती है तो मुख्य रूप से 3 सत्र में कार्यवाही चलती है। एक बजट सत्र जो कि फरवरी के महीनों में रहता है संसद का, दूसरा मानसून सत्र है जो जुलाई के आखिरी या अगस्त में, जुलाई अगस्त महीनों में, जुलाई के आखिरी सप्ताह से लेकर के अगस्त में चलता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र है जो कि नवंबर के आखिर महीना से शुरू होकर दिसंबर में चलता है। तो ये तीनों प्रकार के सत्र जो है संसद में चलते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी संसद जो है यह भारत में ये 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही, क्योंकि जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उससे पूर्व 1946 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। तो वो अस्थायी संसद हम उन्हें कह सकते हैं, वो रही। फिर जब 1951-52 में जो है प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद जो है हमारा अस्थायी रूप से संसद चलने लगा, अर्थात अस्थायी संसद जो है वो 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रहा। अगला प्रश्न है 20वां कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति महोदय जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सबसे
करेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोग के प्रथम नागरिक कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की प्रथम नागरिक हैं। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो अभी बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अगला अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप वीडियो को अपना लाइक जरूर दीजिएगा।